एक इंसानी जान ज़ाया होती है, बंदा किससे पूछे? जो सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर हैं, इन पर मेरे ख्याल में पाबंदी भी लगाई। तो मैंने ये अस्पतालों में जो ये इंसानियत को बिल्कुल बुलाई जिस वक्त को टीम को इतना टॉर्चर किया जाता है, कितनी निजी अस्पतालों में ये बहुत ही डेथ भी हुई है। उन पर 9 अफराद नाबीना हो गए। जो सिफारिश के रिश्वत के रोज ये बातें कर, तो फिर हमारा नौजवान बेरोजगार क्यों है? वो हरिपुर के लोगों के हैं, चाहे एबटाबाद के हैं, कभी नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं शमाल HD न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान हनीफ अवान। आज एक मरतबा फिर प्रोग्राम तल्ख़ हक़ाइक़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, हमारे हुक्मरानों की बेहसी कुर्सी के असूल के लिए जारी उनकी जंग की वजह से आज हम इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि गरीब लोग बच्चों समेत इज्तिमाई खुदसूसियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर उनकी माएँ उनके गले दबाकर ख़ुद अपने गले में फंदा डालने पर मजबूर हो चुकी हैं। हमारे हुक्मरानों की सियासत सिर्फ उनके अपने मफादात के गिर्द घूमती है। वो अवाम से बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक तरक्की की दौड़ में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, जबकि हम लोग दिवालिया होने के करीब हैं। आज सूरत हाल ये है कि हमारे इन बेहस हुक्मरानों ने जहाँ एक तरफ हमें 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है, तो दूसरी तरफ हमसे इलाज मुआवजा की सहूलियात भी छीन ली हैं। आए रोज़ हमें माफियाज़ का सामना करना पड़ता है, कभी आटा माफिया, कभी शुगर माफिया, तो कभी अद्वियात साज फैक्ट्रीज माफिया आपे से बाहर हो जाता है। अफसोस कि इन माफियाज़ को कंट्रोल करना इन हुक्मरानों के बस की बात नहीं। ये कंट्रोल कर भी कैसे सकते हैं? ये सब फैक्ट्रीज, मिल्स, कारखाने, सब कुछ इनकी अपनी हुकूमतों में शामिल वज़रा और मेंबरान असम्बली की मलकियत हैं। हमारी आंखों में सिर्फ धूल झोंकने के लिए इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ढोंग रचाया जाता है। ये डुगडुगियाँ बचाकर और मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमारी हमदर्दियाँ हासिल करके वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला के मनसब पर पहुँच कर वज़ारतें हासिल करके अपनी औकात भूल जाने वाले हमारे बेहस हुक्मरान जहाँ हमारी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं, वहाँ चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कायम हमारे इदारे भी, जिनकी गफलत, मुबैना रिश्वत और कमीशन खोरी की वजह से हम आए रोज़ मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। हमारे हुक्मरानों की जारी पैदागिरी मुहिम की वजह से अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। लोग फाकों पर तो मजबूर थे, लेकिन अब इलाज मुआवजा की सहूलियात छिन जाने के सबब एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरने पर भी मजबूर हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में जहां अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए जाते हैं, वहां डॉक्टर्स की गफलत, सरकारी सतह पर आने वाली मुफ्त अद्वियात की निजी स्टोर्स पर फ़रोख्त अवाम पर इलाज मुआवजे के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ है। जबकि निजी क्लिनिक्स में डॉक्टर्स ने अपनी फ़ीसें इतनी ज़्यादा बढ़ा रखी हैं कि आम इंसान निजी क्लिनिक्स में जाने का सोच भी नहीं सकता है। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे कि आखिर इन हालात तक हमें पहुंचाने वाले ज़िम्मेदारान कौन है और इनकी इस्लाह क्यों मुमकिन नहीं है। मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं जनाब सिराजुल सकलाइन जदून साहब। शुक्रिया, मरतबा फिर वेलकम करता हूँ जी। शुक्रिया। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि सरकारी अस्पतालों को अरबों रुपए के फंड्स फराहम किए जाते हैं, इसके बावजूद भी आए रोज़ डॉक्टर्स की गफलत की वजह से मरीज़ ज़िंदगियों की बाजी हार जाते हैं, जिस पर लवाकिन की तरफ से एहतजाज भी होते हैं। चंद रोज़ कबल भी DHQ एबटाबाद में एक वाक़या पेश आया था कि 2-3 रोज़ कबल किंग अब्दुल्ला अस्पताल बादशाह में वाक़या पेश आया था। ऐसे ही अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स, जिसे एशिया के सबसे बड़ी अस्पताल कहा जाता है, वहाँ भी ऐसे वाक़यात रुनमा होते रहते हैं, लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं होती है। ना तो डॉक्टरों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, ना इन अस्पतालों में कोई इस्लाह होती है। सिर्फ इंक्वायरी कमेटी के नाम पर वो आवाम को टाल दिया जाता है, लवाकिन को टाल दिया जाता है। देखें हनीफ, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये रहा है कि इंक्वायरी कमेटी या कमेटी बना दी गई, हमने जी कोई 5-6 बंदों की कमेटी बना दी। अब ये तो लियाकत अली ख़ान से ले के अब तक ये कमेटियां, इन्होंने जो कुछ किया है वो आवाम के सामने है। इन कमेटियों ने क्या काम किया है, कहाँ पे किया है, कैसे किया है, उसका क्या नतीजा निकला, ये आज तक आवाम को नहीं पता चला। ना लियाकत अली ख़ान का, ना वहाँ से लेके फिर बेनज़ीर भुट्टो का, ये किसी को नहीं पता चला। कमेटी हमारे उसमें बात यही है कि जिस वक्त आपने किसी काम को दबाना हो, उसको फाइलों की नज़र करना हो, तो बड़ा आसान तरीका है जी, कमेटी बना दो। जब कमेटी बन जाएगी, 2-4 दिन शोर उसका रहेगा, उसके बाद वो बस फाइलों में, और वो फाइलें वहीं किसी गर्द आलूद स्टोर में पहुंच जाएंगी, उससे पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा ही होता है। अब जहाँ पे रह कि डॉक्टर्स की गफलत,
अब बात यह है कि जिस वक्त मुतलका इदारे चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो लाज़मी बात है फिर ये गफलत, लापरवाही ये आए रोज़ का मामूल बन जाएगा। फिर दूसरा, इंक्वायरी का ना होना। अब जो किसी सरकारी हॉस्पिटल का जो MS है, DMS है या चीफ एग्जीक्यूटिव है, अब वो भी डॉक्टर्स हैं, वो इन्हीं लोगों में से आगे आए होते हैं। वो इनमें से कई डॉक्टर्स जो हैं वो आपस में बेंच फेलो होंगे, कई आपस में क्लास फेलो होते हैं, कोई एक आध जूनियर होता है, सीनियर होता है, अपने पेटीबंद भाइयों का दिफा करते हैं। जिस वक्त ये होता है फिर उसमें जिस वक्त इंक्वायरी लगती है, कोई ऐसी गफलत होती है तो उन पे या तो फिर ये होता है कि आप सबसे पहले तो दोस्तों का इस्तेमाल करते हैं, यार हमारा वो है क्लासमेट है, बैचमेट है। फिर उस तरह अगर नहीं होता तो फिर घर वाली साइड से कोई फैमिली वाली साइड से किसी बड़े को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। फिर जब ये चीज़ नहीं होता तो असर रसूख इस्तेमाल किए जाते हैं ऊपर वाले लेवल से, फिर उसमें आके आखिर वो भी फिर इनके आगे मजबूर हो जाते हैं। फिर ये इंक्वायरी अगर होती भी है तो वो गलत ट्रैक पे चली जाती है। जब गलत रास्ते पे इंक्वायरी जाती है फिर उसमें ये होता है कि आपको सही जो नतीजे हैं, कौन कसूरवार है कौन नहीं है, ये आपको नहीं पता चलता। अवाम इस चीज़ से बिल्कुल, अवाम को बिल्कुल किसी किस्म का कोई शऊर नहीं दिया जाता। अवाम को बिल्कुल किसी चीज़ का नहीं पता कि कहाँ पे हमने क्या करना है, किससे पूछना है, किसके पास अपनी अर्जी लेके जानी है, कौन सा ऐसा महकमा है कि जो इस मामले में हमारी मदद करेगा, हमारी सुनवाई करेगा। फिर जैसा कि ये सारा कुछ हो जाता है, इंक्वायरी इधर उधर हो जाती है, उसके बाद फिर ये होता है कि किसी को सज़ा ना मिलना। अब सज़ा किसको मिलेगी जब आप किसी एक बंदे को नॉमिनेट ही नहीं कर रहे, किसी एक बंदे के सर पे जिसकी गफलत हुई है वो सामने ही नहीं आ रहा, उसकी तहय्युन ही नहीं होता है। फिर उसमें जाके फिर वो ये एक दफ़ा होता है, फिर दूसरी दफ़ा फिर सबको पता चल जाता है। फिर जैसा कोई कार्रवाई होने लगती है तो क्या जी हड़ताल शुरू हो गई है। बिल्कुल। अब जैसा कि ये हड़तालें शुरू होती हैं उसमें जाके किसी को सज़ा नहीं मिलती। जब सज़ा नहीं मिलती तो अगली दफ़ा के लिए फिर मौका मिल जाता है। वो गफलत, लापरवाही, वो फिर जो एक मरीज के साथ हुई होती है वो दूसरी जगह दूसरे के साथ होती है, दूसरे के साथ होती है तो फिर तीसरे के साथ होती है। इसलिए फिर ये मामूल बन जाता है। इससे हॉस्पिटल की ना तो किसी भी सरकारी अस्पताल की ना इन हड़तालों से इस्लाह हुई है, ना आइंदा कभी होगी। ये जितने फिर सरकारी फंड्स हैं ये आप एक तरह से ये समझ लेते कि ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, अस्पतालों में ख़ासकर जो सरकारी अस्पताल हैं हमारी, DHQs हो गई और ये अजूब मेडिकल कम्प्लेक्स हो गई, आए रोज़ यहाँ हमें हड़तालों का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी बाज़ का इमरजेंसी चला देते हैं लेकिन बाकी वार्ड्स वगैरह सारे बंद कर देते हैं, OPDs वगैरह बंद कर देते हैं और इसी तरह ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह बंद कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? बहुत से लोग जितने मरीज़ दूर दराज से आए हुए होते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर जी बिल्कुल हनीफ, ये बात है कि जो अब एक बंदा कोहिस्तान से आता है वहाँ पे इस तरह की सेहत की सहूलियात मुयसर नहीं है। अब एक बंदा एमरजेंसी में कोहिस्तान से अपना मरीज़ लेके आता है, आगे आके पता चलता है जी ये हड़ताल हो गई है। अब पहले तो ये है कि जो मकासद हड़ताल के बताए जाते हैं, हड़ताल की वजह उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सामने जो रखा जाता है, जो हड़ताल का एक मकसद रखा जाता है कि जो आम आदमी देखेगा, जो वहाँ पे आएगा, जो इमरजेंसी में जिसका पेशेंट मौजूद है, वो जो चीज़ देखता है उसे यही लगता है कि इनके साथ बड़ी जुल्म और बड़ी ज़्यादती हो रही है। हालांकि असल में वो ज़्यादती आवाम के साथ हो रही होती है। फिर उसके बाद जिस वक्त होती है हड़ताल, हड़ताल में सबसे अहम किरदार होता है यूनियन का, चाहे वो कोई भी यूनियन हो, वकला की यूनियन हो, डॉक्टरों की हो, असातिज़ा की हो, कोई भी यूनियन हो। इसमें तो सबसे पहले इनका जो मंशूर है यूनियन का, पहले तो ये इन महकमों में यूनियन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? होनी नहीं चाहिए इनमें यूनियन की। अगर यूनियन है तो फिर ये है कि आप अपने किसी सरकारी अफसर से जिससे आपको तकलीफ है, जो आपके मुतालबात नहीं पूरा कर रहा है, या जो आपसे जो आपकी सरकारी ड्यूटी है उससे हट के जो आपसे काम लेता है, उसके लिए तो चले यूनियन की समझ आती है। लेकिन क्या किसी की यूनियन में ये मंशूर है कि यार ये यूनियन जो है अवाम का मुफाद सबसे पहले देखेगी, अपना मुफाद बाद में है, अवाम का मुफाद ये सबसे पहले देखेगी। हालांकि इसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि अवाम का सबसे पहले सोचा जाए। अवाम का मुफाद, जो गरीब, जो इतने दूर से जो पैसे मांग के आता है, मैं उस साइड पे यही कहूंगा कि सारे इतने वहां पे गरीब तबका है,
वो जो वहां से आने के लिए जो किराया लगाते हैं वो भी वो दोस्तों से उधार लेके आते हैं। वो उधार लेके जिस वक्त यहाँ पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस बंदे का सोचें कि कोहिस्तान से मरीज उठा के वो अगर आता है कम्प्लेक्स आता है, आगे अगर इनकी हड़ताल है तो ये सरासर ये यूनियंस की वजह से एक बदमाशी बनी हुई है कि आप ब्लैकमेल करते हैं, आप अवाम को जिसको वो लेके आता है ओपीडी बंद कर देते हैं। ये इलाज की वो सहूलतें हैं कि जो पाकिस्तान का आइन अवाम को ये हक देता है कि ये सरकार की जिम्मे है, ये सरकार के जिम्मे जो अवाम के हकूक हैं वो अदा करना तो दूर की बात है, वो बल्कि उनको इसके साथ उल्टा उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है ये। और वो रुपए के फंड्स भी ज़ाया होते हैं और उनका इलाज मुआवजा भी उस तरह नहीं होता। फिर वहाँ पे उन्हें पहुँच के अस्पताल पहुँच के जो उन्हें जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है वो एक अलग है, इज्जत नफ्स जो मजरूह होती है वो एक अलग है, मरीज की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है वो अलग है। इस दौरान अगर खुदा न खासा कोई एक आध मरीज एक्सपायर हो भी जाता है, एक इंसानी जान जाया होती है, बंदा किससे पूछे? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहां पे जाके बंदा ये पूछ सके कि भाई अब बताओ ये इनकी हड़ताल की वजह से ये बंदा एक्सपायर हो गया, इसमें अब कौन है? बहुत से लोग इस तरह फौत हुए भी हैं, बिल्कुल हुए हैं, और लोग भी एहतजाज करते हैं। उस दिन जो DHQ एबटाबाद में बेनज़ीर शहीद भुट्टो अस्पताल एबटाबाद में एक खातून जाबाक हो गई थी, फौत हो गई थी, वो उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये डॉक्टर की गफलत की वजह से हुआ, और डॉक्टर्स ने वहाँ पे उनके लवाकिन ने एहतजाज किया, फिर डॉक्टर्स ने भी मेरे ख्याल में कोई एहतजाज अगर देखें आप लोग उस डॉक्टर से एहतजाज के खिलाफ बाहर रोड पे आ गए थे। अब अगर देखें डॉक्टर से एहतजाज करते हैं, ठीक है, आप एहतजाज करें लेकिन आपको मसीहा कहा गया, आप एहतजाज करें लेकिन आप कम अज कम इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं आप उनको मुहत्तल न करें। कोई एक्सीडेंट का केस आता है, आपने अगर एहतजाज करना है ना, आप अपने बाजुओं पे से पट्टियां बांध के करें, बिल्कुल आप बताएं, आप अवाम में निकलें, और अवाम भी जिस वक्त अगर ये करते हैं, ये हड़ताल अगर आपके अवाम के मुफाद में है तो ये अगर वो करते हैं तो अवाम को भी चाहिए कि वो इनका साथ दें, फिर इनके जायज मुतालबात के लिए वो इनके साथ खड़े हों, मफादात के लिए करें तो तब अवाम इनका साथ दें ना। लेकिन अब बात तो ये है कि जो सामने जो दिखाया जाता है वो हमारी तो इनकी हड़तालों की मिसाल वो या हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। और सबसे ज्यादा जो हड़तालों का सामना मेरे ख्याल में जिस शोबे को करना पड़ता है वो ये अस्पताल ही है। ये अस्पताल है, यंग डॉक्टर्स आए रोज इनके यंग डॉक्टर्स के मुतालबात होते हैं, कभी डॉक्टर्स की तरफ से होता है। तो ये अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है कि निजी क्लिनिक्स पर डॉक्टर्स की फीसें इतनी ज़ायद उन्होंने मुकर्रर कर रखी हैं कि आम इंसान वहाँ पे जाने का सोच भी नहीं सकता है। तकरीबन मेरे ख्याल में आम डॉक्टर भी, आम क्लिनिक पे भी 2-2 हज़ार रुपये कम से कम वो उन्होंने फ़ीस मुकर्रर कर रखी है और लेते हैं। तो मैं उस दिन कुछ दिन पहले सुना था कि अफ़गानिस्तान में डॉक्टर्स की कैटेगरीज बनाकर तो उन्होंने किया फ़ीस का तयन किया है कि ये फ़लान डॉक्टर इतनी फ़ीस ले सकता है, फ़लान डॉक्टर इतनी फ़ीस लगता है, फ़लान इतनी लेता है। तो क्या हमारे ये मुल्क में, हमारे एरिया में तो ये डॉक्टर्स की फ़ीसों का तयन नहीं हो सकता? इनकी कैटेगरीज बना ली जाएँ और उनकी फ़ीसें मुकर्रर कर ली जाएँ सरकारी सतह पर। देखें हनीफ, अब बात यह है कि एक ज़राए के मुताबिक एक डॉक्टर जिस वक्त अपनी तालीम मुकम्मल करता है ना, जो एक MBBS जो डॉक्टर करता है, वो एक ज़राए के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख के लगभग जो है वो उसकी तालीमी अखराजात आते हैं। तकरीबन वो इतने अखराजात जिस वक्त वो करता है तो इसका मतलब आपने उसे तालीम दी नहीं है, आपने ये 1 करोड़ 10 लाख में तालीम बेची है, इन्वेस्ट किया है उस पर। जब वो 1 करोड़ 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है, चाहे वो थोड़ी किस्तों में ही करता है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट जब करता है तो फिर उसकी कोशिश यही होगी कि मैंने अगर 1 करोड़ 10 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं इससे अगर ज्यादा नहीं तो मैं कम से कम डबल तो मैं कमाऊं। वो किस में से कमाएगा? वो कमाएगा जी इस गरीब आवाम में से कमाएगा। और जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, वो हमने तो जब भी वो किया वो हालत जंग में ही रहा, उसके बावजूद। लेकिन आज आप देख लें कि अफगानी करेंसी और ये पाकिस्तानी करेंसी जो 76 साल से आज़ाद है, इसका अब वो डॉलर का आप वो देख लें कि इनका कितना एक फ़र्क है। हालत जंग में मेरे ख्याल में जब वहाँ से इज्जत करके सारे ज़्यादा अफगानिस्तान वाले सारे यहाँ पे पाकिस्तान में आ गए थे, तो उस वक्त हमारे 10 रुपये
के बदले वहाँ पे अफगानी करेंसी बोरी में भर के वो लाते होते थे। बिल्कुल। और अब ये हालत हो गई है कि अफगानिस्तान की करेंसी हमसे भी ऊपर चली गई। हमसे भी ऊपर है। लेकिन अब बात वही है कि जिस वक्त आप तालीम बेचेंगे तो फिर आगे मुहाशरे की इस्लाह करने वाले, मुहाशरे का दर्द रखने वाले, मुहाशरे के दर्द पे तड़पने वाले वो दिल पैदा नहीं होंगे। जब आप तालीम को बेचेंगे तो फिर आपके पास इन्वेस्टर और कारोबारी हजरात ही आगे आएंगे। फिर जब तालीम बिक रही है तो खरीदार सामने आएगा। फिर वो खरीदार को, अब ये डॉक्टरों ने इसका वो करके, मैं तमाम डॉक्टरों के बारे में नहीं कहता, लेकिन ज्यादातर डॉक्टरों ने ये अपनी दुकानें बनाई हुई हैं, ये इन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं, क्लिनिक लिए हुए हैं, एक एक दो दो कमरे के इनके क्लिनिक हैं। और ये डॉक्टर उठते हुए अब ये जिस वक्त शाम को जाते हैं तो कम अज कम ये डॉक्टर जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए की दिहाड़ी लगा के जाते हैं। ये एक दिन दिहाड़ी वो उनका क्या होता है, सुबह आप एक जो सरकारी डॉक्टर है वो पहले उधर सरकार से तनख्वाह लेता है, फिर सरकार से तनख्वाह लेके उसके बाद वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाता है। इन पे जो सरकारी अस्पतालों में जो तैनात डॉक्टर हैं, इन पे मेरे ख्याल में पाबंदी भी लगाई गई थी कि ये निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये हनीफ सुना तो था पाबंदी का, कोई एक आध नोटिफिकेशन भी शायद मेरी नज़रों से गुजरा था, लेकिन वो सिर्फ कागज़ में थी पाबंदी। हकीकत में आप देख लें ऐसी कौन सी वो है, कौन सा ऐसा प्राइवेट डॉक्टर है कि जो सरकारी मुलाजिम नहीं है। बिल्कुल। अगर पाबंदी लगी थी फिर वो पाबंदी पे अमल दरामद कराने वाले कहाँ हैं? इस पे अमल क्यों नहीं हुआ? फिर इस पाबंदी पे अगर हकीकी मानों में अमल दरामद हो जाए तो ये सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजा की सहूलियात आवाम को बड़ी आसानी से मिल सकती है। ये बड़ी आसानी से मिल सकती हैं और बहुत बेहतर उसमें मिल सकती हैं। इस पे जिस वक्त आप एडमिशन किसी भी कोई स्टूडेंट जो मेडिकल में जिस वक्त वो एडमिशन लेता है, जब वो MBBS करता है तो उससे पहले एक ओथ साइन करवाया जाना चाहिए कि भाई जब तक मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम हूं मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक पे नहीं बैठूंगा, ना मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगा, ना मैं अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक बनाऊंगा, और ना ही मैं किसी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके मैं जॉब करूंगा। जब उनको पता होगा कि हमारे जितने पेशेंट हैं उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही आना है तो वो फिर इन पे तवज्जो देंगे। अब जब उन्हें इस चीज का पता होता है OPD में, अब उसमें जिस वक्त होता है एक दिन OPD होती है, आंखों की OPD है, तो उसमें कोई 400-500 पेशेंट आ जाता है। 400-500 पेशेंट में से कोई 50-60 वो OPD में चेक करते हैं, उसके बाद चाय का वक्फा हो जाता है, घंटा डेढ़ वहां पे गपशप में दूसरे डॉक्टर के साथ, फिर जूनियर्स आ जाते हैं, फिर वो चेक करते हैं। बाकी जो होते हैं वो जिनमें अब उनको पता है वो उठा के अपने प्राइवेट क्लिनिक में रेफर कर देते हैं। OPDs में होता भी नहीं है, ये वक्त पाबंदी भी नहीं करते हैं। अगर 8 बजे का टाइम है तो अक्सर सीनियर डॉक्टर है वो 10 बजे तक वो OPD में पहुंचते हैं और लोग जलीलो ख्वार हो रहे होते हैं लाइनों में लगे हुए। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया है या हमारा जो सरकार को हमें मुफ्त देना चाहिए आवाम को, उसके आईनी जो हक है सरकार उससे, आवाम बिल्कुल जो है ना वो उससे महरूम है। सरकार के साथ साथ हमारे कुछ जो इदारे हैं तो वो भी, उनकी गफलत भी इस पर शामिल है। चेक एंड बैलेंस नहीं है ना, वो तो किए जाते हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। सकलान साहब आपसे गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। एक नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अवाम को इलाज मुआवजे के हवाले से दरपेश मुश्किलात के हवाले से हमारी सकलान साहब से गुफ्तगू जारी थी। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा सकलान साहब, अक्सर देखा गया है कि सरकारी अस्पतालों में जो तैनात डॉक्टर होते हैं तो उन्होंने अपनी निजी क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्रीज भी बना रखी हैं जो कि उन्हीं सरकारी अस्पतालों के गर्दनवा में वाक़ होती है। और फिर सरकारी अस्पतालों में आने वाले इलाज के लिए आने वाले मरीज़ों को अपनी उन निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज़ की तरफ भेजा जाता है जहां उन्हें उन मरीज़ों को, गरीब मरीज़ों को माली तौर पर लूटा जाता है। अच्छा, निजी अस्पतालों में ख़ास तौर पर गाइनीज़ के हवाले से बात करूं मैं, तो इन्होंने अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में तो ये इंसानियत को बिल्कुल बुला ही दी है। इन्होंने को जो मसीह का दर्जा इनको मतलब हम देते हैं, तो ये बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने इस
लफ्ज़ को ही बदनाम करके रख दिया, उस लफ्ज़ को तो बिल्कुल दफन नहीं कर दिया। डिलीवरी के लिए अस्पतालों में आने वाली हमारी बहन बेटियों को उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगा दी जाती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती हो तो भी उसके लवाहिकीन को इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं ये सिर्फ चंद टकों के लिए, तो वो बेचारे ऑपरेशन करवाने पर मजबूर हो जाते हैं और उम्र भर के लिए उस बेचारे की ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा देते हैं। तो क्या ऐसे जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पैदागिरी इसको बना लिया है, पैदागिरी का ज़रिया बना लिया है, तो ये मसीहा कहलवाने के लायक हैं? देखें हनीफ, जो ऐसे डॉक्टर्स हैं ना, सबसे पहले तो वो ये जो इस तरह का घिनौना काम करते हैं कि जो कुछ पैसों की खातिर एक इंसानी जान को दाव पे लगा देते हैं, तो उनको मसीहा कहना तो दूर की बात है, वो इंसान कहलवाने के भी लायक नहीं है। बाकी जहाँ तक रह गया ये जो आपने अभी बात की है इसमें, अब ये प्राइवेट घरों में इन्होंने छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए होते हैं, फिर उसमें सरकारी हॉस्पिटल में एक सहूलत है, जब सरकार की तरफ से एक सहूलत दी गई है, लेकिन उसमें फिर बात वही आती है कि चेक एंड बैलेंस। और लास्ट टाइम भी कुछ टाइम पहले हमने ये सुना था, बड़ी इसकी खबरें वगैरह भी चली थी कि सूबाई हुकूमत की तरफ से गुजराए ने बताया कि कोई नोटिफिकेशन इस तरह का जारी हुआ था कि जो सरकारी अस्पतालों के इर्द गिर्द जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज, प्राइवेट मेडिकल जो स्टोर है उनको सील किया जाएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ न्यूज़ भी ये खबरें आई थी। बिल्कुल में कोई एरिया मुख्तस किया था कि ये अस्पताल सरकारी अस्पतालों के करीब इतने एरिया तक ना तो कोई निजी अस्पताल कोई बना सकता है और न क्लिनिक बना सकता है, लेकिन उसके बावजूद गेट से बस बात फिर वो ही है ना कि ये जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक करनी हैं, वो खुद ही अपने और कामों में मसरूफ़ हैं जो उनके काम हैं। हमारा इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिसके ज़िम्मे जो काम है वो नहीं करता, जो उसके ज़िम्मे काम नहीं है वो उस पर बड़ा एक्टिव होता है। अब उसमें हम फिर आ जाते हैं इसी उस पर। अब जिस वक्त अब देखें नॉर्मल डिलीवरी अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में करवाते हैं तो वो इतना उसमें कोई अखराजात नहीं आते हैं, लेकिन अब बात वही है कि अगर वही नॉर्मल डिलीवरी अगर आप प्राइवेट उसी डॉक्टर के जो गवर्नमेंट की ऑलरेडी मुलाजिम है, जिसको सरकार इसी चीज़ की तनख्वाह देती है, उसको इसी मद में अच्छी खासी उसकी तनख्वाह है, उसको TADA उसको बाकी सहूलियात दी जाती हैं। अब वो जिस वक्त प्राइवेट तौर पे करेंगी तो वो आराम से कौन से 60-70 हज़ार रुपये वो पेशेंट से ले लेती हैं, आराम से लेती हैं। और यही अगर जिस वक्त वो करेंगी, अब 60-70 हज़ार रुपये उन्हें कम लगता है, उसमें फिर उनको जिस वक्त वो इतना मजबूर कर देती हैं, ज़हनी जो आपने कहा कि उनको टॉर्चर किया जाता है, जिस वक्त लवाहिकीन को इतना एक टॉर्चर किया जाता है, उसको इतना एक वो डरावना उसका वो रूप दिखाया जाता है कि वो मजबूर हो के उस फॉर्म पे साइन कर देता है कि भाई ठीक है आप ऑपरेशन करें। अब ऑपरेशन में क्या है, वो जो उन्होंने एक प्राइवेट जो उन्होंने लिया हुआ है, जो कोठी ली हुई है या जो उसका रेंट है, फिर जो मेडिकल स्टोर उन्होंने बाहर खोला हुआ है, और जो मेडिकल की जो कंपनियां हैं जो उनके साथ उनका एग्रीमेंट है, फिर वो उनके पैसे हैं, और फिर कई ऐसे हैं कि जिनके पास जो क्लिनिक्स हैं उनके पास ऑपरेशन थिएटर की सहूलत ही मुयसर नहीं है, बस नहीं। और कितनी निजी अस्पतालों में ये बहुत सी डेथ भी हुई है। और अगर जिनके पास ऑपरेशन थिएटर की सहूलत तो इस अपनी फील्ड के मुताबिक कुछ थोड़ी बहुत अगर सहूलत है भी, उनके पास उस स्टाफ नहीं है। फिर जब उनके पास स्टाफ नहीं है तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर उन्हीं सरकारी अस्पतालों में से फिर टेक्नीशियन बुलाते हैं, एनेस्थीसिया वाला बुलाते हैं, फिर वो स्टिचिंग वाला बुलाते हैं, सारे सरकारी बुला के सारे सरकारी मुलाजिम होते हैं, प्राइवेट वो करते हैं। फिर यहाँ पे आके उनको उस थोड़ी सी देर का फिर बाकायदा उनको मुआवजा दिया जाता है। उसके साथ फिर जो रहायशी इलाकों में इनका होना ही नहीं चाहिए, जो रिहायशी इलाका जात है वहां पे तो इस तरह का बिल्कुल सख्ती से बैन होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें आप अच्छा खासा टैक्स बचा रहे होते हैं,
अगर आप ये किसी कमर्शियल उसमें करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, तो आपको जो बिल्डिंग का मालिक है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, और जो वहां पे क्लिनिक या हॉस्पिटल जो बना है उनको भी टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, कितनी ऐसी अस्पताल और क्लिनिक्स हैं फीमेल्स की कि जहाँ पे बाहर कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ होता? बिल्कुल नहीं होता है वो, फिर आबादियों में ये आबादियों में वो होता है। और फिर यहाँ पे जिस वक्त अब हम बात कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों पे इलाज मुआवजे की, उसकी यही डॉक्टर्स होते हैं। जब इनके पास क्लिनिक पे अगर कोई केस बिगड़ जाता है, कोई खुदा ना खास्ता कोई इस दौरान ऐसी कोई पेचीदगी हो जाती है, फिर वही पेशेंट फौरी तौर पे रेफर किया जाता है सरकारी अस्पताल। फिर जो रिसोर्सेज हैं सरकार के, जिन पे उस अवाम का हक है फ्री में, यही फिर पहले अपने क्लिनिक पे पैसे लेके फिर उनको रेफर कर देते हैं सरकारी अस्पताल में। अब आप अपने ये रिसोर्सेज जो है ये आप इनको यूटिलाइज अप करें। फिर अब जिस वक्त अवाम इतना कुछ करके अब यहाँ पे ऐसी पोजीशन हो गई है कि पिछले दिनों कुछ टाइम पहले यहाँ पे बकायदा एहतजाज हुआ था। एक हमारा बड़ा मशहूर सरकारी अस्पताल है, वहां पे 9 अफराद नाबीना हो गए। अवाम ने एहतजाज भी किया, लेकिन क्या हुआ, उनका एहतजाज कोई रंग नहीं लाया। अब फिर भी हालात जू के तू हैं। ऐसा ही एक वाक़या तो कुछ दिन पहले भी हुआ था मेरे ख्याल में, वो जिसका शायद वो बाजू का ऑपरेशन था और आंख का हो गया था, आंख का ऑपरेशन कर दिया था। हालांकि वो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में वो भी हमारे स्टूडियो में आए थे और बड़ी वजाहत भी की थी। बिल्कुल उन्होंने वजाहत की थी। मेरे ख्याल में कुछ तो लवाकिन की गलती थी और कुछ उस अमले की भी गलती है कि जो कम से कम फाइल तो आप पढ़े ना, जिसकी जो इस पेशेंट की फाइल बनी हुई है। अब अमला यही है कि अब नए जो सीखने वाले होते हैं वो कम पैसों में मुयसर हो जाते हैं, तो वो फिर वहां से भी बचाता है। अब वो बात वो यही तो हमारे उसके तल्ख हकायक हैं, यही तल्ख तरीन हकीकतें हैं कि जो हम रोजाना देखते हैं। एम्बुलेंस वाले हैं, अब वो प्राइवेट एक गाड़ी लेंगे, लेके और कोई काम नहीं है, कोई और उस अगर वो नहीं कर सकता तो वो ऊपर लाइट लगा के वो एम्बुलेंस बना लेगा। सर डबल ट्रिपल वो पेमेंट। आम गाड़ी अगर 1000 रुपए लेती है तो ये 2000 रुपए वसूल करते हैं। देखें, अगर हमारे सरकारी इदारे इसमें अगर मुलव्वस हैं, अगर उनकी गफलत, उनकी नाअहली है, तो इसमें हमारी आवाम भी शरीक है। बिल्कुल। जब एक चीज है सरकार ने आपके लिए किया है, अब जिस तरह सरकार ने एक इदारा बनाया है रेस्क्यू 1122, बहुत अच्छा इदारा है, लेकिन इसमें भी एक थोड़ी सी जरा कमी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, वो मकामी लोगों का वहां पे ना होना, ये थोड़ी सी नहीं, ये सबसे बड़ी कमी है कि एक मरीज जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है और उसके लिए एक एक सेकंड इंतहाई कीमती होता है। जब उस एम्बुलेंस पे आपका मकामी आदमी नहीं होगा जो आपके इलाकों से वाकिफ हो, अगर आप बैर के किसी बंदे को आप वहां पे भर्ती कर लेते हैं तो वो उससे टाइम जाया करना, उसको तो ये भी नहीं पता होना कि मैंने कहाँ से जाना है, मैंने कहाँ पहुंचना है, इस टाइम मुझे कहाँ पे रश मिलेगा, मैं कहाँ से उसको बचा सकता हूँ, जो मुझे कॉलोनी या जो मोहल्ला या जो मुझे गली बताई गई है वो किधर है। तो ये है, ये भी एक बड़ी तल्ख तरीन हकीकत है। इसमें तो गफलत जो हमारे जो मकामी मेंबरान असम्बली हैं, मेंबरान सूबाई असम्बली हैं, जो सूबाई वज़रा भी रह चुके हैं, तो ये तो सबसे बड़ी गफलत बिल्कुल उनकी ये गफलत है। जो सिफारिश पे रिश्वत के वो ये भर्ती करके यहाँ पे भेज देते हैं। अगर और कुछ नहीं, कम से कम इंसानियत का इतना ख्याल रखें कि ड्राइवर, कम से कम एम्बुलेंस का ड्राइवर जो है वो कम से कम मुकामी होना चाहिए, कि जिसको रास्तों का सबका पता हो, इलाकों का पता हो, जहाँ पे कोई इमरजेंसी होती है तो वो एम्बुलेंस को वहाँ इजीली पहुँचे। ये हनीफ, ये सिर्फ एम्बुलेंस ही नहीं, ये फायर ब्रिगेड पे भी जो है वो मकामी लोगों का होना चाहिए कि इस पे वो बल्कि जिस एरिया में ये रेस्क्यू 1122 कायम की जाती है उस एरिया में उसके मकामी बंदों के अलावा भर्ती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे क्लास 4 जो हैं वो मुख्तलिफ महकमे, वो पेशावर से भर्ती होके आते हैं। ये अब देखें, हमारा तो सबसे बड़ा हमारे अलमिया ये है, मजबूर है, हमारा तो अलमिया ये है कि केपी के सिर्फ जो है ना वो अटक से नीचे नीचे है, मर्दान पे आके वो खत्म हो जाता है केपी के। अब ये जो हमारा के अटक से ऊपर का इलाका है, अब ये नहीं समझ आ रही ये कौन से सूबे के साथ है। यार अगर हम केपी के का हिस्सा हैं तो फिर हमारा नौजवान बेरोजगार क्यों है?
अगर हम KPK का हिस्सा हैं तो फिर जो सहूलतें पेशावर, सवाबी, मर्दान इन इलाकों में हैं वो फिर हमें क्यों मुयसर नहीं है? हमारी तो एक शराय रस्म जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है पिछले 6 बस सालों ये अब ये तल्ख हकीकतें हैं, इन पे हम कोड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने हकूक के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी वो अवाम का मैंने आपसे कहा था ना कि जितने हमारे हुक्मरान जिम्मेदार हैं उतनी हमारी अवाम भी जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि हमारी अवाम अभी तक एक कौम नहीं बनी है। बिल्कुल, ये अभी आप देख लें, ये बिजली के उसका एहतजाज हुआ है, वो एहतजाज हो के उसमें अब कई इलाके ऐसे हैं, बड़ा अच्छा एहतजाज हुआ है। मानसरा में बहुत अच्छा हुआ है, मानसेरा में बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये किस वक्त हम इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं है और ना ही हम अवाम को ये कहना चाहते हैं या हम उन्हें उकसाते हैं कि आप इस चीज़ को आप वतीरा बना लो, लेकिन एक एहतजाज करें अपने हक के लिए, आप एक एहतजाज करें और एक एहतजाज आप ऐसा करें कि जो हमारे हुक्मरान, जो हमारा इशराफिया, जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, सिर्फ उनको इस चीज़ का आप एहसास दिला दें कि हम भेड़ बकरियां हम बिल्कुल नहीं हैं, हम बेजान नहीं हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम बटे हुए नहीं हैं, ना हम बरादरियों में बटे हुए हैं, ना हम कोई हमारी कौमियत बटी हुई है, ना हम किसी जनबे में बटे हुए हैं, हम एक हैं। हमारे ऊपर जो मसाइल हैं, चाहे वो कोहिस्तान के लोगों के हैं, चाहे वो चित्राल के लोगों के हैं, चाहे वो हरीपुर के लोगों के हैं, चाहे एबटाबाद के हैं, वो जिस इलाके के लोगों के मसाइल हैं, हम उनके साथ बिल्कुल इस मुट्ठी की तरह हम एक हैं। बिल्कुल। चलें, इलेक्शन आने वाले हैं तो ये फिर ये अब देखें जी, अब फिर हमारे आएंगे, फिर आगे हमें साउथ बाग दिखाए जाएंगे, फिर हम आगे फिर वही बदला ले सकते हैं, लेकिन ये चलें ये एक लंबा टॉपिक है। बिल्कुल अवाम अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त ले सकते हैं जिस वक्त वो एक कौम बन के सोचेंगे, ना कि इनफरादी हो के सोचेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। अलग इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह जिंदगी रही। यहाँ जितनी भी निजी मेडिकल लेबॉर्ट्रीज हैं, तो आप अगर किसी मर्ज़ की कोई तशख़ीस के लिए वहाँ पे लेबॉर्ट्री पे जाते हैं, एक तो किसी के नर्ख बराबर नहीं है, मुकर्रर नहीं है, अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ का नर्ख मुकर्रर किया हुआ होता है। दूसरा, अगर आप किसी एक लेबॉर्ट्री से कोई टेस्ट करवाते हैं, वही टेस्ट आप साथ में दूसरी लेबॉर्ट्री से करवाते हैं, तो कभी भी इनका रिजल्ट आपस में मैच नहीं करता है। ये जो अमराज़ की गलत तशख़ीस करती हैं जो मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़, तो इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। ये भी तो एक तरह से इंसानी ज़िंदगी से खेलने के मुतरादिफ है। ये आपने नहीं बड़ी अच्छी बात की है कि वो एक उसका कराएं टेस्ट, उसका कुछ और आता है, साथ जुड़ी हुई लेबॉर्ट्री से उसी टाइम में आप टेस्ट करवा लें, वो कुछ और आता है। तो वो जिस तरह फिर जिस वक्त ये बात अगर की जाती है, तो फिर ये सबसे बेहतरीन इसका जो जवाब है लेबॉर्ट्रीज वालों के पास वो ये है जी कि उनकी मशीनें पुरानी हैं, हमारी मशीनें लेटेस्ट है। लेकिन मशीनें पुरानी और नई की आड़ में तो ये इंसानी जिंदगी दाव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर जो ट्रीटमेंट करेगा वो जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट पे करेगा। बिल्कुल। अब देखें जिस तरह मेडिकल स्टोर इस वक्त हमारा एक बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार है, उसी तरह ये हमारी जो लेबॉर्ट्रीज हैं ये भी बड़ा एक बेहतरीन और मुनाफा बख्श कारोबार है। ये भी कि उसमें अब आप लेबॉर्ट्रीज में जिस वक्त देखें, अगर आप एक कोई पैथोलॉजिस्ट वगैरह आपको जो इनका जो भी रिलेटेड डॉक्टर होता है वो आप बिठा लेते हैं, बाकी जो आगे आपका अमला है वो सारे सीखने वाले होते हैं कि जिन्होंने बस ये सीख लिया, कोर्स कर लिया उन्होंने कि यार बस हमें खून निकालना आ गया। अब वो जो कुछ है, अब मशीन भी आप उसको आखिर कुछ तो आपने बताना है ना उस मशीन को भी। और दूसरा, हमारी जो अवाम है ये अब मरी हुई है ब्रांड्स की। अब अवाम ये नहीं देखती कि कौन सी लेबॉर्ट्री कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं, इनका क्या तजर्बा है, इनसे जो तशखीस होके गई है, क्या आया उन मरीजों को कोई डॉक्टर की दवाई से अफाका हुआ कि नहीं। हम लोग जो देखते हैं वो हम सबसे पहले देखते हैं किसकी लेबॉर्ट्री बड़ी है, कहाँ पे बेहतरीन किस्म के एसी और लाइटें बेहतरीन किस्म की लगी हुई हैं, कौन सी लेबॉर्ट्री में टाइलें लगी हुई हैं, कौन सी लेबॉर्ट्री ऐसी है जी जहाँ पे अंदर जो है जी वो स्टाफ ने गाउन शाउन पहने हो, भले कुछ ना आता हो, उनको कुछ भी ना आता हो, ब्रांड के पीछे नाम, बस ब्रांड के पीछे एक जी, अब मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जो है वो जितना बड़ा ब्रांड होगा उतने उसके जो है ना वो बिल बड़ा होगा। अब वही टेस्ट अगर आप किसी ऐसी लेबॉर्ट्री से करवाएं कि जो ब्रांड नहीं है, तो उसकी कीमत में
और उस ब्रांड की कीमत में जमीन आसमान का बहुत फर्क सी ऐसे होगा। मिसाइलें मौजूद हैं, लेकिन देना बिल्कुल वो मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये आपने भी देखी है, आपकी नजरों से भी गुजरी है और मेरी नजरों से भी गुजरी हैं, लेकिन बात वो ये है कि अब बात आ रही है रिजल्ट पे। बिल्कुल। अब रिजल्ट अगर आप देखें, अगर पढ़ा लिखा अमला एक ऐसी लेबॉर्ट्री पे है कि जिसका नाम नहीं है, जो एक ब्रांड नहीं है, उसकी छोटी सी एक लेबॉर्ट्री है कि जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी हैं, बाकी उसके लिए कोई उसने मरीज़ों के लिए एसी नहीं लगाया हुआ, कोई बेहतरीन किस्म की बैठने की जगह नहीं है, कोई पानी के इलेक्ट्रिक कूलर्स नहीं लगे हुए हैं, कोई मिनरल वाटर वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा। अब ब्रांड का आपका रिजल्ट और उस लेबॉर्ट्री का रिजल्ट अगर सेम है, अगर एक बहुत अच्छी नामी ग्रामी लेबॉर्ट्री आपको वही रिजल्ट दे रही है कि जो आपको एक आप बेनाम सी एक लेबॉर्ट्री अगर आपको दे रही है, तो फिर बात यह है कि फिर इतना उनके रेट में इतना क्यों डिफरेंस, इतना क्यों है उनके रेट में? ये चेक एंड बैलेंस का ये कौन चेक करेगा हनीफ? मैं और आप तो अब जाके चेक नहीं कर सकते। जो मुतल्लिका महकमे हैं, ये तो फिर उनकी गफलत आ जाती है ना। ये देखें, हम अपने उन महकमों से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो आगे महंगाई की चक्की में पिसी हुई अवाम है, जो अपने बच्चों के लिए अपने लिए 2 वक्त की रोटी जो अभी पूरी नहीं कर पा रहे, कम से कम आप उनके लिए इतना तो करें कि वो इलाज मुआवजे की सहूलत तो कम से कम आप उन्हें दें। अगर आप पूरे उसमें नहीं कर सकते, सारे ज़िले में आप नहीं कर सकते, तो कम से कम सरकार से एक दरख्वास्त है कि जो आपकी सरकारी लेबॉर्ट्रीज हैं, आप उनको इतना एक फ़हाल कर दें, आप उनको इतना एक एक्टिव कर दें कि अवाम को बैर प्राइवेट लेबॉर्ट्री पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सरकारी अस्पतालों में तुम्हारे किस्म की मशीनरी मौजूद, बिल्कुल मौजूद है, और वो नकारा ज़ाया हो जाती है, वो ज़ाया हो बगैर इस्तेमाल के ज़ाया हो जाती है, बगैर इस्तेमाल के ज़ाया। बाज़ औक़ात ये उसको खुद नकारा बनाते भी हैं ये डॉक्टर। पीछे एक वाक़या अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हुआ था कि एक मशीन थी, अब मेरे ख्याल में MRI की मशीन थी शायद, या कंफर्म नहीं है मुझे कि वो मेरे माइंड में नहीं आ रही है अभी। तो वहाँ पे डॉक्टर ने खुद सुराख किया था उसमें। हाँ, वो इसलिए कि वो बाहर प्राइवेट उनकी लगी हुई थी, प्राइवेट उनकी लगी। वो उसमें डॉक्टर साहब जो थे उनका वहाँ पे बकायदा उस मशीन में शेयर था, उन्होंने अलहदा अपनी एक प्राइवेट वो बनाई हुई थी, अपनी मशीन लगाई थी। पर लाज़मी बात है, जब वो अपनी मशीन लगाएंगे तो वो जब सरकारी अस्पताल में एक काम 3000 रुपये में हो रहा है, तो वो बाहर उनसे 10,000 में कौन आके करवाएगा? बिल्कुल। अच्छा सकलन साहब, आपसे मेरा एक और सवाल है कि अद्वियात की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो दवा अगर आपने 1 महीना पहले अगर 100 रुपये की खरीदी है, तो उसकी कीमत मेरे ख्याल में 500 में पहुंच गई है। जो 500 में खरीदी है, तो वो 1100-1200 तक उसकी वो रेंज हो गई है। तो अद्वियात की कीमतें जो है वो गरीब आवाम की पहुँच से तो बिल्कुल ही दूर हो चुकी हैं। तो अद्वियात की कीमतों को अतदाल में रखने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं? देखें, इसमें तो अब हम किसी एक कंपनी को मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, या हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो कंपनियां इन्वॉल्व हैं, जो ये दवासाज इदारे हैं ये इन्वॉल्व हैं। ये इनके जो रेट्स वगैरह बनते हैं, जो रेट्स निकलते हैं, वो मेरे ख्याल में होते हैं ड्रैप उसका वो चेकिंग करके और ये उसका वो करता है, फिर आगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से उसकी मंजूरी ली जाती है। लेकिन उसमें अब ये भी है कि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये जिस वक्त कोई एक कंपनी, जिस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या अपने जो उनकी ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी जो है पाकिस्तान की, जब इनके पास एक दफ़ा वो रजिस्टर्ड हो जाती है, जब वो अपनी कोई मेडिसिन रजिस्टर करवाती है, तो उसका अगर वो जो उसकी प्रिंटिंग है, ये वो इनके ज़राए जो हैं कि जिन्होंने अपना नाम शो न करने की शर्त में हमें वो बताया है, उन्होंने कहा कि अगर वो मेडिकल का जिस वक्त हमने अगर चेंज करना होता है कि उसकी जो पहले एक प्रिंटिंग, अगर हमने उसका डिज़ाइन तब्दील करना है, तो उसके लिए भी हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इजाज़त लेनी पड़ती है। फिर उसमें हर काम के लिए फिर लास्ट टाइम फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपने पीछे देखा होगा कि पैनाडॉल बिल्कुल मार्केट से शॉर्ट हो गई थी। 10 रुपए की जो अब 40 रुपए की मिल रही है, वो बिल्कुल शॉर्ट हो गई थी। और इस चीज में उन्होंने कहा कि दवासाज इदारे इस चीज पे एग्री थे बनाने पे,
लेकिन क्या था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इजाज़त नहीं मिली थी, कोई इनका रेट का आपस में कोई था कि इनका था कि भाई हम 2 रुपए की जो गोली है उसको हम 4 कर रहे थे, क्योंकि रेट उन्होंने ज़्यादा करना था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उनको इजाज़त नहीं दी थी बढ़ाने की। फिर जब उनसे इस चीज़ की बात हुई तो उनका जो मौक़िफ़ हमारे सामने आया है, उनको मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें मेडिसिन में जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, वो इस वक्त तक पाकिस्तान में तैयार नहीं हो रहा, कोई ऐसा उसका प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया गया। वो अब भी इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से, कोरिया से, चाइना से, और वो खरीदा जाता है डॉलर्स में। अब जिस वक्त डॉलर्स की कीमत अप डाउन जिस वक्त होता है, हाँ अप के उसमें कीमतें बढ़ती हैं, इसमें हम दुआसाज जो हमारे इदारे हैं, हम उनको बिल्कुल ये चीज़ उस पर हम कहेंगे कि जिस वक्त कीमत बढ़ती है, डॉलर बढ़ता है, तो दवाइयों के रेट बढ़ते हैं। अब जिस वक्त डॉलर नीचे आया है तो ये दवाई का रेट नीचे नहीं आएगा, ये अब उस वक्त तक इंतज़ार किया जाएगा कि कब दोबारा अब डॉलर दोबारा ऊपर जाएगा। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर ये कहेंगे जी ये तो हमने इस वक्त खरीदारी की है, बिल्कुल ये वो, अब थोड़ा सा फिर हमारा मौजू इधर उधर हो जाएगा। अब फिर हमारे वो बात वो चीनी वाली ही है कि कागज़ों में अब ये चीनी जो है वो सारी एक्सपोर्ट हो गई है, फिर कागज़ों में चीनी इंपोर्ट हो के वही वाली चीनी अब जो है ना वो दोबारा फिर कागज़ों में ही एक्सपोर्ट हुई, कागज़ों में इंपोर्ट हुई, लेकिन रियल में कीमत उसकी जो है ना वो आसमान से बातें कर रही है, 300 गुना ज़्यादा बढ़ गया। बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा हमारा अलमिया है कि जो हमारे खास बिलखसूस जो दही इलाके हैं, तो वहाँ भी इलाज मुआवजा के नाम पर इंसानी ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। बिल्कुल। सरकारी अस्पतालों के जो टेक्नीशियन है, या अक्सर ये भी देखा गया है कि जो क्लास 4 मुलाजिम है वहाँ वो भी अपने अपने वो दही इलाकों में बस क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं इंसानी, जैसे कि वो मिसाल है अंधों में काना राजा, तो वैसे ही ये क्लास 4 मुलाजिम वहाँ पे क्लिनिक बना के बैठे हुए हैं, ये लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। आए रोज़ ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ पे छापे भी मारते हैं। ये अगर देखा जाए एबटाबाद के दही इलाके देखे जाएँ, मानसेरा में सिरन वैली हो गया, कोरश वैली हो गया, या बालाकोट के इलाके देखे जाएं, हरीपुर में दौड़ पार के इलाके देखे जाएं, तो वहाँ पे आए रोज़ ऐसी शिकायत मौसूल होती हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जाते हैं, या तो वो मुबैना तौर पर अपना भत्ता वसूल करके आ जाते हैं, तो या फिर वो लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई कोई भी नहीं करते हैं। अब देखें हनीफ, तकरीबन हर उसमें ज़िले में, हर इलाके में एक बेसिक हेल्थ यूनिट BHU सरकार ने कायम किया हुआ है। जो मौजूद है वहाँ पे डॉक्टर उस तरह ड्यूटी भी नहीं करते हैं, और डॉक्टर उसमें ड्यूटी नहीं करते हैं। फिर उस पे जो ड्यूटी है, जिस तरह आपकी घर घर सरकार पहुंचाती है सेहत की सहूलत LHVs के जरिए, लेकिन वो LHVs जो हैं वो उनको कितने कितने महीने उनको तनख्वाह ही नहीं मिलती है। अब बात यह है कि जिस वक्त आप BHU को एक्टिव नहीं करेंगे, जब BHU में अगर आपकी इतनी सहूलत नहीं है कि कोई बच्चा, कोई बूढ़ा अगर गिर गया है तो आपके पास एक BHU में स्टिचेस, उसको टांके लगाने के लिए सामान मुयसर नहीं है, या वो गिर गया अब उसको लग गई है, आपके पास BHU में अगर TT का इंजेक्शन नहीं है, अवाम एक दफ़ा जाएगी, 2 दफ़ा जाएगी, उसके बाद उसने वापस उधर का रुख नहीं करना। अच्छा, रिकॉर्ड में इन डिस्पेंसरीज को और BHUs को जितने भी हैं, रिकॉर्ड में इनको अद्वियात अगर आप चेक करें तो अद्वियात इनको बाकायदा जारी होंगी, लेकिन वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं होती हैं। ये तो वहाँ पे जो अक्सर क्लास 4 मुलाजिम हैं, तो ये उनको निजी स्टोरों पे बेचते हुए भी देखा गया है। देखें नहीं, बात ये है ना कि जिस वक्त अगर इस तरह के मामलात होते हैं ना, क्लास 4 अगर बेचता है तो उसमें सिर्फ क्लास 4 इन्वॉल्व नहीं होता, सारा मामला इन्वॉल्व होता है। ये सारा मिली भगत से होता है। फिर क्लास 4 अगर बेचता है तो वो कहाँ से लेके आया, वो उसमें फिर लाजमी बात है स्टोर कीपर होगा। बिल्कुल, स्टोर कीपर उससे मिलेगा तो वो स्टोर से मेडिसिन निकालेगा। जब वो स्टोर से मेडिसिन निकालेगा, स्टोर कीपर ने भी आगे किसी को हिसाब देना है। फिर जिस वक्त वो होगा, ये सारा तकरीबन इसमें अमला मिला। हम ये नहीं कहते यार कि 1 to all सारे ही ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पे इस तरह के मामलात हुए हैं, अगर वो कोई इंक्वायरी सामने आ भी गई है तो वो
काफ़ी हमला उसमें मिली भुगत से ये काम इसका तो हुआ पता है। ही नहीं चलता है। ये कुछ दिन पहले भी मेरे ख्याल में एक गाड़ी जो सरकारी अद्वियात से भरी हुई है कहीं लेकर जा रहे थे तो पकड़ी गई थी, लेकिन इंक्वायरी में तो पता नहीं चलता है। इंक्वायरी के नाम पे बस लोगों को खामोश कर दिया जाता है, आप जुबानें बंद कर दी जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका कोई नताज आज तक सामने किसी देखिए, इंक्वायरी के अब सामने नहीं आप आया। अगर उनको आपने एक्टिव करना है ना, आपने करोड़ों रुपए की गाड़ियां दी हुई हैं उन अफसरान को कि जिनका काम सिर्फ दफ्तर में बैठना होता है, बिल्कुल। जिनका काम सिर्फ फाइलें चेक करना होता है। वो यहाँ से उठते हैं, दफ्तर से उठेंगे घर चले जाएंगे, घर से उठेंगे दफ्तर आ जाएंगे। उसके बाद जो सरकारी गाड़ी, जो सरकारी पेट्रोल जो इस्तेमाल होगा वो सारा उनके अपने ज़ाती कामों के लिए होगा। बिल्कुल। आपने अगर ये देनी है, जो ये करोड़ों रुपए की गाड़ियां आपने अफसरान को दी हुई हैं, आप उस मॉनिटरिंग टीम को दें जो आप दूर दराज इलाके में भेजें। आप जो सरकारी अफसरान को जो आप पेट्रोल मुफ्त दे रहे हैं, आप उस मॉनिटरिंग टीम को वो पेट्रोल दें और उससे इस चीज का लें, एक एक इलाके का उनको दिन दें कि आज आपने इस इलाके में जाना है, वहां जाके और बकायदा उसके लिए उनको आप ये GoPro छोटे जो कैमरे होते हैं ये आप उनको मुहैया करें कि वो लगा के वो जाएं और जाके वहां पे जो है कि भाई आप जिस वक्त गाड़ी में हो आप गाड़ी में जाओ, जाते हुए आपका कैमरा जब आप वहां से नजदीक हो आपका कैमरा बिल्कुल ऑन हो होना चाहिए और उसमें आप जो वहां पे देखें हर चीज की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद हो कि वाकई आया जिस टीम को हमने गाड़ी दी है, मुफ्त पेट्रोल दिया है, आया वो उस जगह पे गई भी है कि नहीं। फिर BHU का बकायदा, फिर उसके बाद जिस वक्त वो टीम वापस आती है फिर वहां पे बकायदा वहां के लोगों के आप व्यूज लेके आए कि भाई ये टीम आई है, हम यहाँ पे मौजूद हैं, वो इन कैमरा वो बिल्कुल रिकॉर्ड हो और वो आके बकायदा उस टीम का रिकॉर्ड का हिस्सा बने, ताकि कल को जिस वक्त अगर कोई बात इस तरह की होती है, कोई गलत बात वहां पे कोई स्कैंडल या इसी तरह का कोई स्कैम पकड़ा जाता है तो इनके पास मॉनिटरिंग टीम के पास भी सबूत हो कि हम ये गए हैं, ये इस दिन की ये यहाँ पे हमने जाके चेकिंग की है और ये सारा हमारे पास ये सामान है जो वहां पे उस वक्त मौजूद था। फिर अगर वहां पे नहीं होता तो फिर जो आपका वहां का अमला है उसको आप बगैर दिन दिए और ये उस वक्त टीम को आप उस वक्त बताएं, टीम से आप मोबाइल ले लें उनके और एंड टाइम पे आप उनको बताएं जी आज आपने मानसेरा के दूर दराज इलाके बालाकोट आप उनको बता दें, आप उनको बता दें जी बीसियां बता दें, आप कोई उनको पीछे का इलाका बता दें, शिनकैरी बता दें, जहां पे वो जाने से पहले रब्ता ना कर सकें और उस वक्त तक उनकी रिकॉर्डिंग इतनी होनी चाहिए कि वो जब आपके ऑफिस से निकले और उनका कैमरा एक्टिव हो उस वक्त तक कि जिस वक्त तक वो वहां पे जाके वहां से वापस नहीं आ जाते। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी नज़दीक होता जा रहा है। आपसे एक आखिरी एक सवाल मैं करता हूँ कि आपने देखा होगा कि अक्सर इत्तलात भी मिलती रहती हैं और लोगों की शिकायत भी रहती हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने मतलब अद्विया साज कंपनियों से जो उनके जो मेडिकल रैप्स होते हैं और कंपनियाँ जो होती हैं तो उनके साथ मेरे ख्याल में कोई कमीशन का तकर्रुर किया हुआ होता है, तो वो मरीज़ों को वही अद्वियात तजवीज़ करते हैं कि जिन मेडिसिन कंपनियों से वो बड़ी बड़ी मराहत हासिल करते हैं, तो इसकी रोकथाम अगर अब ये देखें जिस वक्त अब सरकारी जो आपके कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे अब MBBS करके हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो वहाँ से फारिग हो जाते हैं, फिर आला तालीम के लिए उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है। अब उसमें जो कई कंपनियां ऐसी हैं कि जो उनके साथ इस चीज़ में उनको स्पॉन्सर करती हैं, आला तालीम के लिए उनके लिए वो स्पॉन्सर करती हैं। फिर उसके बाद उनको अगर उसमें इतनी बड़ी अगर कंपनी नहीं है कि वो डॉक्टर को आला तालीम उसके अखराजात उठा सके तो वो फिर ये करती हैं कि आप उनके जो क्लिनिक है उसके क्लिनिक में कोई उसको 2-3 बेड लगवा देते हैं, वो नहीं है तो कोई उस तरह कोई मशीन वगैरह रखवा दी। अब जो छोटी कंपनियां हैं जो उनका स्पॉन्सरशिप या उनके तालीमी अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकती वो अब ये करती हैं उनको उनके क्लिनिक में कोई बेड वगैरह लगवा दिए,
कोई बैठने के लिए कोई चेयर्स का इंतजाम कर दिया, डेकोरेशन के वाले फिर वो उनकी जो है वो डेकोरेशन, बल्कि कुछ जराए ने ये बात बताई है कि उनके जो क्लिनिक है उनका किराया तक वो कंपनी जो है वो पे करती है, उनको बाकायदा क्लिनिक बना के दिया जाता है। बिल्कुल। फिर जिस वक्त आप ये सारे मामला जिस वक्त ये होंगे, फिर लाजमी बात है उस डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिखनी है। और ये फिर आवाम के चाहे साथ बहुत नाइंसाफी है। सर, ये अवाम के साथ नाइंसाफी तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, ये अवाम के साथ इंतहाई जुल्म है कि सहूलतें कोई और ले और उसके अखराजात कोई और भरे, अदा करे। आम लोग जो बेचारे वो कर्ज लेके मेरे ख्याल में आते होंगे, करीब डॉक्टर्स के पास आते होंगे तो अद्वियात के लिए ये 5-5-6 भाई इलाज इतना, एक प्राइवेट इलाज तो इतना एक महंगा है कि गरीब आदमी पहले तो 10 दफ़ा सोचता है कि वो अपने मरीज की तड़प भी देखता है, वो उस तकलीफ की शिद्दत देखता है, फिर उसके बाद वो फिर ये चीज़ सोचता है 10 दफ़ा कि मैं आया अपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में लेके जाऊं। फिर जैसा वो प्राइवेट अस्पताल में लेके जाता है तो उसको तो हफ्ता ये सोचने में लग जाता है कि अब मैं इतने पैसे में कहाँ से दूं, मेरा कितना वो बिल बनेगा, फिर दवाइयों का वो हिसाब करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से कई दफ़ा, यह हमारे जो कोहिस्तान का बड़ा गरीब सा तबका है, मैंने इस तबके को शापर भर के दवाइयों को मैंने लेके जाते हुए देखा है। बिल्कुल रहते हैं। और क्या है कि एक ही मेडिकल स्टोर से लेनी है, भाई डॉक्टर साहब ने कहा उसकी दवाई अच्छी है, बिल्कुल। अब बेशक वो दवाई स्टोर होते हैं बैर 100 रुपए की हो, डॉक्टर साहब की मेडिकल स्टोर पे उसकी कीमत 500 हो, उस गरीब ने वहीं से लेनी है। क्यों? अब डॉक्टर साहब ने कह दिया जी डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, अब हम तो उससे समझदार नहीं है, अब वही दवाई लेनी है ना, और किसी स्टोर से मिलती भी नहीं है। बस सबका अपना अपना एक स्टोर है, अपनी अपनी उनकी वो कंपनियों के साथ अटैचमेंट है जिस तरह की, उसी तरह की मेडिसिन अब यहाँ पे वो आती हैं। अब मेडिकल आप रैप देखें, वो आते हैं आके, डॉक्टर तो चले वो पैसों में खेलते ही खेलते हैं, मेडिकल रैप 2-3 महीने जॉब करता है, उसके बाद बेहतरीन उसके पास गाड़ी होती है, ठीक ठाक वो कमाई कर लेते हैं, कमाई उनकी होती है। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम तल्ख़ हक़ाइक़ का वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को मज़ीद अवाम को दरपेश मसाइल के वाले से और मज़ीद कुछ हक़ाइक़ के वाले से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हनीफ़ अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।